वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि कमीशन एग्ज़ाम्स नर्सिंग जॉब्स के लिए, या जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है, या इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, हाद, DHA और एनक्लेक्स। तो उन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से एक दो MCQs रिवाइज होते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो नाजरीन, ABG टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नज़र दौड़ाते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले जो पल्मोनरी सिस्टम है या रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके जो मेजर फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस में जो है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करना टू द बॉडी और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये जो है मेन फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है उसमें बताया जा रहा है कि पेशेंट की हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशंस से अगर हमें पता चले कि पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिसफंक्शंस हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो उनमें एक टेस्ट जो है वो ABG's टेस्ट है, जो वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट है जो हमें रिस्पायरेटरी स्टेटस के बारे में बताता है और लंग्स की एबिलिटी के बारे में बताता है कि वो गैसेस एक्सचेंजमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा ABG's टेस्ट हमें बताती हैं कि पेशेंट के लंग्स और किडनी सिस्टम्स आया प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अब हम ABG's टेस्ट की डेफिनेशन पे ज़रा गौर करते हैं। तो ABG's टेस्ट जो है ना, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें ब्लड लिया जाता है डायरेक्ट आर्टरी से, आर्टीरियल ब्लड लिया जाता है थ्रू आर्टीरियल पंचर, या अगर पेशेंट को आर्टीरियल कैथेटर पास है तो हम उस आर्टीरियल कैथेटर से हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि जो कॉमन रूट्स हैं, ये कॉमन आर्टरीज़ हैं जिनसे हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं। उनमें सबसे पहली जो है वो रेडियल आर्टरी है, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी है और उसके बाद फीमोरल आर्टरीज है। ठीक है ना, इन आर्टरी से हम क्या करते हैं, आर्टीरियल ब्लड लेते हैं। अच्छा, अब जब हम रेडियल आर्टरी से हम आर्टीरियल ABG's के लिए ब्लड लेते हैं तो उस वक्त एंगल जो होना चाहिए नीडल का वो 45 होना चाहिए। अगर हम ब्रेकियल आर्टरी से ले रहे हैं तो एंगल 60 होना चाहिए, और अगर हम फीमोरल आर्टरी से ले रहे हैं तो एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है ना, इन बातों को आप याद कर लें, इससे MCQs भी आ सकते हैं और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो उस वक्त भी इन बातों को जहन में रखें। इसके अलावा एक दो बात जहन में रखने की ये है कि जब आप ABG's के लिए ब्लड ले लेते हैं तो उसके बाद आर्टरीज़ को आपने कम से कम 5 मिनट के लिए प्रेस रखना है। ठीक है ना, और अगर पेशेंट को कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आपने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स आपने उस जगह को प्रेस रखना है। जी नाजरीन, अब हम बात करते हैं ABG's के कंपोनेंट्स के बारे में। तो 4 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें से सबसे पहले pH है। pH हमें क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और इसी pH को देखते हुए हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। आगे जाके हम इस पर थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पैरामीटर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर। ठीक है ना, जो ब्लड इसको एक्सक्रीट करने के लिए लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिस्पायरेटरी पैरामीटर भी कहते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है उसको प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जो ब्लड में डिज़ोल्व होता है। ठीक है ना, और ये हमें बताता है बॉडी की एबिलिटी को कि ये लंग्स से हमारी बॉडी कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, पिक कर सकती है। जो फोर्थ पैरामीटर है उसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। इसको हम मेटाबॉलिक पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये हमें किडनीज़ की एबिलिटी के बारे में बताता है कि किडनीज़ जो है ना कितने अमाउंट में बाइकार्बोनेट को रिटेन करता है और उसको एक्सक्रीट करता है।
तो ये चार जो थे वो एबीजीज के कंपोनेंट्स थे। हम अब आगे जाके इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ को देखेंगे और उन नॉर्मल वैल्यूज़ को हमने मेमोराइज करना है ताकि आगे जाके एबीजीज की इंटरप्रिटेशन में हमारे लिए क्या हो, ईजी हो। जी नाज़रीन, ये जो एबीजीज के कंपोनेंट्स हैं उनकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, इनको आप मेमोराइज कर दें, ठीक है ना, तो ये आपको आगे काम आएंगे। जी नाज़रीन, अब इस बात पे आपने ज़रा गौर करना है, थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ एसिडोसिस और अल्कोलोसिस पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि बॉडी जो है ना वो कॉन्स्टेंटली वर्क करती है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस, ठीक है ना। इसके दरमियान बॉडी जो है ना कॉन्स्टेंटली वर्क करती है, ठीक है ना। इन केस अगर ये बैलेंस बरकरार ना हो तो बॉडी जो है ना, बॉडी के सेल्स प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये सेवरल कंडीशंस हैं जो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस के दरमियान जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जैसा कि इन्फेक्शन हो गया, ट्रामा हो गया, कुछ मेडिकेशंस हैं, ठीक है ना, वो भी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस काज करती हैं। तो नाज़रीन, अब जो क्लासिफिकेशन है एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की, तो जब भी हम एबीजीज टेस्ट करते हैं तो एबीजीज टेस्ट में जो हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, एबीजीज कंपोनेंट्स, उनमें सबसे पहले हम किसको देखेंगे, पीएच को देखेंगे। जो ही पहले स्टेप में हम पीएच को देखेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। फॉर एग्जांपल, अगर पीएच जो नॉर्मल रेंज की लोअर लिमिट है 7.35 से अगर कम हो तो हमें आइडिया हो जाएगा ये क्या है, इसको एसिडीमिया या एसिडोसिस है, ठीक है। अब हमने पीएच को देख लिया, वो क्या है, कम है, तो ये हमने क्या कहा, इसको एसिडोसिस है। अब एसिडोसिस की भी दो टाइप्स हैं, एक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है और एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डिस्कस करने से पहले दो बातें आपने याद करनी है। हमने कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, रिस्पायरेटरी पैरामीटर है और ये एसिडिक इन नेचर है, ये दो बातें ध्यान में रखनी है। और जो बाइकार्बोनेट है ये मेटाबॉलिक पैरामीटर है और ये बेसिक इन नेचर है, सही है। अब हमने कहा था कि जब पीएच लो होगी तो वो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एसिडोसिस तो हुआ, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडोसिस किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेटरी पैरामीटर है, तो ये एसिडोसिस कौन सा होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर क्या एसिड है, जब इसकी मकदार ज़्यादा होगी तो ये एसिडोसिस काज करेगा, तो उस एसिडोसिस को हम रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कहेंगे, ठीक है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल है तो उसके बाद हम तीसरी स्टेप में बाइकार्बोनेट को देखेंगे। अगर बाइकार्बोनेट हमने कहा था कि ये मेटाबॉलिक पैरामीटर है और ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना। अगर इसकी मकदार नॉर्मल रेंज से कम होगी तो उस वक्त जो एसिडोसिस होगा वो इसकी वजह से क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब हम उसके बाद बात करते हैं, इन केस अगर पीएच वैल्यू नॉर्मल से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो उस वक्त क्या होगा, ये अल्कोलोसिस होगा। देख लें हाई पीएच, ठीक है ना, राइट साइड पे डायग्राम पे देख लें। अब अल्कोलोसिस हो गया, पहले स्टेप में तो हमने पीएच देखा, उसी तरह अब सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देख लेते हैं, तो ये अगर नॉर्मल रेंज से कम हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये जो अल्कलीमिया है या अल्कोलोसिस है ये किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो हम कहेंगे ये रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है, ठीक है ना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो फिर तीसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, बाइकार्बोनेट को देखेंगे। और बाइकार्बोनेट हमने कहा था ये मेटाबॉलिक पैरामीटर है और ये बेसिक इन नेचर है। अगर इसकी मकदार ज़्यादा हो तो ये क्या करेगा, अल्कोलोसिस काज करेगा, और उस अल्कोलोसिस को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है ना। एसिडोसिस की भी दो टाइप्स हैं, अल्कोलोसिस की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो इन बातों को जब आप जहन में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजी होगा इंटरप्रेट करने के लिए कि आया ये एसिडोसिस है तो कौन सा टाइप से, और अल्कोलोसिस है तो कौन सा टाइप है। अच्छा नाजरीन, इस शॉर्टकट को भी जहन में रखें, ठीक है ना। अब आप इस डायग्राम को देख लें, यहाँ पे अगर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है, इन दोनों कंडीशन में पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इनके एरोस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में देख लें, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में अगर देख लें तो पीएच एसिडोसिस है तो पीएच डाउनवर्ड जा रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा हो रहा है और
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है। तो सिंपल बात ये हो गई कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो या अल्कोलोसिस हो, दोनों कंडीशन में पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड के एरो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना। जबकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में पीएच और बाइकार्बोनेट्स दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना। आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखें पीएच कम हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में देखें पीएच ज़्यादा हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है जी नाजरीन। अब एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की क्लासिफिकेशन के बाद ये अब दो एग्जांपल्स हैं। अब हमने क्या करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज रिजल्ट। जब भी कोई आपके पास एबीजीज टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद जब आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट को जहन में रखना है कि पीएच को देखना है। अब पहले एग्जांपल देख लें, यहाँ पे पीएच जो है 3 है, ठीक है ना। तो अब इस पीएच से हमें पता चला कि पीएच जो है नॉर्मल रेंज से कम है, तो ये क्या एसिडोसिस है, पहली बात। अब मैंने कहा था एसिडोसिस है, तो उसके बाद दो बातें हैं, या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है ना। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा तो उसके लिए हमने क्या देखना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। उसको देख लिया तो वो नॉर्मल से ज़्यादा है। इसका मतलब ये एसिडोसिस किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी पैरामीटर है, तो इसको वजह से हम कहेंगे ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। जबकि बाइकार्बोनेट देख लें इसमें नॉर्मल है, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल को अगर आप देख लें तो पीएच जो है वो 7.49 है और ये नॉर्मल से क्या है, ज़्यादा है। पीएच जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, इसका मतलब पीएच जब ज़्यादा होता तो हमने कहा था ये अल्कोलोसिस होगा। अब सेकंड स्टेप में हमने कहा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, क्योंकि अल्कोलोसिस की भी दो टाइप्स हैं, एक रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस और एक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देख लें तो वो क्या है, 35 to 45, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। उसके बाद बाइकार्बोनेट को देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखें नॉर्मल वैल्यू इसकी 22 to 28 था, ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये अल्कोलोसिस कौन सा है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, ठीक है ना जी नाज़रीन। अब हम कम्प्लिकेशन की बात करते हैं। एबीजीज टेस्ट जब हम करेंगे तो उसकी कम्प्लिकेशन क्या है। सबसे पहले जो है वो आर्टेरियोस्पाज्म, मतलब जहाँ से हम पंचर करेंगे उस जगह पे आर्टरी पे स्पाज्म हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, हेमाटोमा। अगर प्रेक जो है ना 2-3 दफ़ा हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, हेमोटोमा बनेगा, ठीक है ना। तीसरी बात जो है हेमोरेज हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप सही तरह प्रेस ना करें, मैंने जैसे बताया था कि कम से कम 5 मिनट के लिए उस जगह को प्रेस रखना है, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरी बात जो है ना, डिस्टल इस्कीमिया, ठीक है ना। अगर हेमोट स्पाज्म हो जाए, आर्टेरियल स्पाज्म हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टल पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से डिस्टल इस्कीमिया होगा। तीसरी बात इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर उस जगह पे हाइजीनिक प्रैक्टिस सही ना हो। और चौथी बात क्या है, नमनेस। इन केस अगर कोई वेन प्रिक हो जाए तो उस केस में नमनेस भी हो सकती है।